हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि जो बैंक एग्जाम है उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी लाई जाए। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, हर किसी की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट मेरी जो थी मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। सो स्टेजेस जो भी हमारे होते हैं बैंक एग्जाम्स में, चाहे वो आरआरबी का हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, हर किसी में यही है कि हमें अगर पीओ का लेवल का एग्जाम है तो हमें प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस से जाना है। एंड अगर क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो हमें प्री एंड मेंस दो स्टेजेस कंप्लीट करनी है। तो उन्हीं के उससे हम अभी आरआरबी के जो है स्टेजेस और जो उनका एग्जाम सिलेबस है, जो स्ट्रेटेजी है, हम वो देखते हैं अभी। ये है जो हमारा पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। वो जो ऑफिस असिस्टेंट, जो कि आरआरबी में क्लर्क भी जिन्हें कहते हैं, उनका जो प्री है उसका जो सिलेबस है वो क्या है, रीजनिंग होती है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट। तो 40 क्वेश्चंस, दोनों दोनों के 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं, टोटल 80 मार्क्स के आते हैं और 80 ही क्वेश्चंस होते हैं। और इसका एक कंपोजिट टाइम आपको दिया जाता है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर आपको रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों करने होते हैं, एक टोटल ऑफ 80 क्वेश्चंस। एंड जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका भी सेम पैटर्न है, 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के हैं और ड्यूरेशन वही 45 मिनट्स है। तो इन्हीं में बस, इनमें क्या होता है, थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट है उसका इतना इजी लेवल होता है कि जो मार्क्स होते हैं बच्चे, कट ऑफ्स भी इवन 70 प्लस ही रहती है, 75। जैसे एचआर है हरियाणा की, आई थिंक लास्ट कट ऑफ 75 पॉइंट समथिंग है। एंड और ये आउट ऑफ 80 है, तो उसका लेवल इतना है। और ऑफिसर स्केल 1 है उसका थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाता है एज कंपेयर्ड टू क्लर्क। तो जो ऑफिसर स्केल 1 है, जो कि पीओ होते हैं, हम उनको जो कट ऑफ है वो लास्ट 2 ईयर से तो 59.25 थी। बट जो लास्ट ईयर है उसमें एज जो कंपेयर्ड लेवल था क्वांट का, वो थोड़ा सा हाई था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। इसलिए जो कट ऑफ थी वो 53-54 के अराउंड थी प्री की। और हमारे जो प्री है, प्री के मार्क्स किसी कहीं भी ऐड नहीं होते हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट होता है उसमें जो हमारे सिलेक्शन होता है वो मेंस के जो मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे होता है। और जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें हमारा जो सिलेक्शन होता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स के पे होता है। मेंस के जो मार्क्स आते हैं उसका 80% लिया जाता है एंड जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं उसके 20% लिया जाता है। और फिर उनको मिला के फिर 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ बनाई जाती है। लेकिन हमारे प्री के मार्क्स किसी भी उसमें ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको जो एक स्टेट की कट ऑफ होगी उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना है एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर मेंस। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है वो हमने देखा प्री का जो पैटर्न था वो, ये है मेंस का ऑफिस असिस्टेंट के लिए एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए। वैसे लगभग सेम ही रहता है, मार्क्स सेम है और क्वेश्चन सेम है, सब्जेक्ट्स भी सेम है। सिर्फ अगर कोई जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि लेवल का। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें थोड़ा इजी लेवल है एंड जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चंस का वो हार्ड है बस। तो जो रीजनिंग होती है 40 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, इसलिए जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो 50 बन जाते हैं। 40 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। एंड कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन आते हैं बट पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, इसलिए 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 20 मार्क्स बन जाते हैं 40 क्वेश्चंस के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से हमारे पास चॉइस होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश लेते हैं और कुछ होते हैं जो हिंदी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है आप इंग्लिश लीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है आप हिंदी लीजिए। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ता है। और ये इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, बोथ सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बट आप अटेम्प्ट एक ही सब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी अटेम्प्ट किया है तो आप हिंदी ही कर पाएंगे कंप्लीट अटेम्प्ट। ये नहीं हो सकता कि आप हाफ हिंदी कर दें एंड हाफ इंग्लिश कर दें, वो बंद हो जाता है टैब वहीं पर जब आप एक सेक्शन अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया तो हिंदी का सेक्शन आपका ओपन ही नहीं होगा।
इसलिए आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। फिर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, इसलिए मार्क्स 50 बन गए। टोटल जो क्वेश्चंस हो गए वो भी 200 हो गए और टोटल मार्क्स भी 200 हो गए। अब 200 मार्क्स में से आपको टाइम कितना मिलता है, ये जो 200 क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए 2 आवर्स, और इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं है, बट सेक्शनल कट ऑफ जरूर है। हर उसकी प्री में भी सेक्शनल कट ऑफ है एंड मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ जरूर है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो अगर आपकी स्पीड बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश एंड जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और उसको आप रीजनिंग एंड मैथ, जो आप सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वो टाइम आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने भी ऐसा ही किया था। नेक्स्ट जो रीजनिंग है उसमें क्या क्या आता है, जो जैसे भी हम बिगनर हैं तो सबसे बड़ी यही चीज़ होती है। एंड मेंस और प्री लगभग इनमें जो सिलेबस होता है वो हमारा सेम ही होता है। जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, डायरेक्शन बेस्ड, मिसलिनियस। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट प्री में भी आती है एंड मेंस में भी आती है। जो चेंज होता है वो होता है लेवल का, ओनली लेवल। नंबर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन में आपका ब्लड जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ब्लड रिलेशन का दिया जाता है, उसमें आपको सोल्व करके फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब बताओ कौन किसका क्या है। एनालॉजी, सिलोजिज्म, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, ये सभी हमारे क्या है सिलेबस है। अगर आप बिगनर है या फिर स्टार्ट भी करना चाहते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग वेरी इजी। एंड रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगा जो एक स्कोरिंग था, जो मेरे लिए अच्छा था। तो उसमें क्या था कि आपको रीजनिंग में स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी प्रैक्टिस करो जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बंडल क्वेश्चन है या जैसे गाइडली बंडल देता है, बंडल पीडीएफ होती है, या कहीं और से जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप बंडल कोर्स ले सकते हैं। उनके डेली टारगेट होते हैं, लाइक अंकुश लांबा सर का खुद का है टारगेट बैच करके। उनका क्या है कि वो बैच मैंने लिया था, तो आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 600 कुछ का पड़ा था। एंड उसका क्या है कि डेली वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग के, मैथ्स के एंड इंग्लिश के, डेली टारगेट्स होते हैं। और वो इतने टारगेट इतना तो होता ही है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एक सोर्स चाहिए तो अंकुश सर का टारगेट बैच काफ़ी अच्छा है। एंड देन जब आपको आप ये हो जाए कि हाँ अब मैं अच्छे से रीजनिंग हो गई है कंप्लीट, रीजनिंग की आपका बेस क्लियर हो जाए, सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना है। जब आपका बेस क्लियर हो गया उसके बाद आपको अब लगे कि अब बेस कंप्लीट हो चुका है, अब प्रैक्टिस करनी है, टारगेट बैच से करिए। कोई बंडल पीडीएफ आपने ली है आप वहाँ से कीजिए। उसके बाद आपको देने हैं सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे को लगा। जैसे आप स्टार्टिंग में जो है जब सेक्शनल मॉक्स देना शुरू करेंगे ना, तो जितने ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स आप दे सकते हो उतने दीजिए। उससे क्या होगा, लाइक आपके जैसे प्री की ही समझ लीजिए, मैथ्स एंड रीजनिंग आएंगी। अब टाइम तो आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। आपको जैसे पीओ का है, आईबीपीएस पीओ जो पेपर होता है उनमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग होती है, 20 मिनट बाद सेक्शन बंद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उस चीज़ को वहीं पे वो करने के लिए कि अब वहाँ पे तो टाइम मैनेज हो गया, बट आरआरबी पीओ में आपको टाइम मैनेज खुद करना पड़ेगा। 45 मिनट्स है, उसमें आपको दोनों सब्जेक्ट्स करने हैं। अब चाहे आप किसी एक सब्जेक्ट को 20 मिनट दो, किसी को 25 दो, या किसी को 15 दो, किसी को 30 दो, तो वो मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए उसमें जो है जब आप रीजनिंग के सेक्शनल मार्क्स देंगे, मैथ्स के सेक्शनल मार्क्स देंगे, वो चीज़ आपको वहाँ टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ जो जब सेक्शनल मार्क्स देंगे, प्री है जैसे 45 मिनट्स का होता है, सेक्शनल मार्क्स का जो टाइम होता है वो 20 मिनट का ही देते हैं मार्क्स में। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो पहले आपको प्री देना, जब आपको प्री का जो बेस क्लियर, जिस दिन आपका प्री का पूरा अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा और प्री में आपके मार्क्स अच्छे से आने लग जाएंगे, उसके बाद आपको मेंस की प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही रखनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्री कर लिया उसके बाद जब प्री क्लियर हो जाएगा तो हम मेंस की तैयारी करेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमने प्री किया,
और साथ में ही हमने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। पहले प्री लेवल के क्वेश्चंस के मॉक्स दिए, उसके बाद प्री होने से पहले ही हम मेंस पे ध्यान दे रहे हैं। जब हमारे प्री को 10 to 15 डेज या 20 डेज, मान लीजिए कि जब आपको 20 डेज रह गए, उस टाइम पे आप प्री के मॉक्स दे रहे हैं। उस टाइम पे भी ये नहीं कि आपने मेंस की तैयारी बिल्कुल छोड़ दी है। सेक्शनल मेन मॉक्स जो है वो मेंस के भी देने हैं, एक दे दिया, दो दे दिए बस, बट प्री पे फोकस करना है 20 डेज पहले। सारे कंप्लीट मॉक्स देने हैं, दिन में जितने हो सके उतने, और सेक्शनल मॉक्स ज़रूर देने हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेबस है क्वांट का। क्वांट नंबर सिस्टम, DI, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, जो हमारा इसमें अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन जो आता है, आई थिंक वो इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखा ही है, सिंप्लीफिकेशन इज देयर। तो जो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन होता है, स्पीड मैथ जिसे कहते हैं हम, वो आपको स्कोरिंग मार्क्स होता है, वहाँ से हम जल्दी स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो आपकी स्पीड है वो इन चीज़ों पे बनानी है कि मैथ्स में पहले जो आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, इनकी ट्रिक्स जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में बहुत ईजी आती है, तो आपको 15 to 20 मार्क्स तो स्पीड मैथ से दिला जाएगी। उसके बाद जो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में सभी टॉपिक्स हमें नहीं करने, हमें सिर्फ वो टॉपिक करने हैं जो इजी हैं या जो हमें स्कोर करा सकते हैं या जो आएंगे। DI है, DI आती है, हमें पता है कि भाई 2 DI 3 DI आएंगी ही आएंगी। तो उसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो DI आपको लगे कि ये इजीली सोल्व हो सकती है। प्रैक्टिस करोगे तो हमें पता चल जाएगा, जब एग्जाम होगा मेन एग्जाम, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये DI इजी है एंड ये जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो हमें वही DI अपनी शुरू करनी है और ख़त्म करनी है। स्पीड मैथ्स और DI फोकस, मेरा फोकस सिर्फ इन्हीं पर था। अर्थमेटिक मैंने काफ़ी कम की थी, मेंस के लिए भी मैंने अर्थमेटिक बहुत कम की थी, सिर्फ स्पीड मैथ्स और DI पे फोकस किया। उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा, आपकी स्पीड है या आपकी रीजनिंग से ज़्यादा अच्छी मैथ्स है, तो आप अपना अर्थमेटिक भी कीजिए। इसमें कोई एडवांस मैथ नहीं आती है, ओनली अर्थमेटिक एंड DI और आपकी स्पीड मैथ। तो जितना हो सके स्पीड मैथ एंड DI की प्रैक्टिस कीजिए, और स्टार्टिंग में तो इन्हीं पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और स्पीड मैथ सिर्फ प्री में ही आती है, मेंस में नहीं आती। मेंस के लिए हमें अर्थमेटिक पढ़नी पड़ेगी। ओके, देन इंग्लिश। इंग्लिश की भी यही है कि इंग्लिश में तो एक बार अपना बेस क्लियर कीजिए। जो जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, जैसे स्पोर्टिंग एरर है, ग्रामर है, अपने हम सिर्फ ग्रामर का अपना क्लियर कर सकते हैं। जब हमारी ग्रामर क्लियर हो जाएगी, नाउन प्रोनाउन, ये जब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, उसके बाद हमें समझ आने लगेगा। जो फिर जैसे स्पोर्टिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमारे उस चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे। जब हमारी ग्रामर क्लियर है तो सॉल्व हो जाएंगे। ये क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये कम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम, ये कम ही आते हैं बट इतने नहीं आते, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से। उसके बाद हमें फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। इसके मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। हमें जो हमारी रीडिंग स्किल्स है वो बढ़ानी है। न्यूज़पेपर पढ़ो, जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर न्यूज़पेपर भी नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, बहुत मिल जाएंगे। जैसे टारगेट बैच मैंने बताया, उसमें डेली आता है, वो पढ़ो। वहाँ से जितना ज़्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें हो जाएगा। मैंने कोई स्पेशल इसकी इंग्लिश की वो नहीं की थी कि भाई स्पेशली कोई बुक खरीदी है या स्पेशली वो कुछ किया है, मैंने सिर्फ मॉक्स दिए थे, रीडिंग की थी, दैट्स इनफ फॉर इंग्लिश। मॉक टेस्ट, हमारा जो मॉक टेस्ट है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट मेरी सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट हुई, मैंने मेंस में +25 मार्क्स अबाउट थे मेरे कट ऑफ से, तो सिर्फ उसका रीज़न यही था मॉक टेस्ट। एक टाइम ऐसा था कि मैंने दिन में 6 to 7 मॉक्स भी दिए हैं, कंप्लीट मॉक्स, जैसे प्री के जो मॉक्स होते हैं 6 to 7 भी दिए हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्पीड बनाने के लिए। एंड जो इस बार जो हमारा प्री का लेवल आता है वो थोड़ा इजी आता था, बट इस बार लेवल चेंज हो गया था। तो जब हम एग्ज़ाम दे के आए थे तो उस टाइम भी यही डाउट था कि हर बार इजी आता है, इस बार आ गया तो उसमें हमारा आगे कैसे होगा। बट जो मॉक टेस्ट है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना हमें पता चल जाएगा कि जो अगर एग्जाम हार्ड है तो वो सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो व्हेन मॉक टेस्ट रेगुलरली शुरू में देंगे तो नहीं होगा कि थक जाएंगे कि एक मॉक टेस्ट दे दिया, दो दे दिए, इनफ। सबसे पहले हमें सेक्शनल देना है, सेक्शनल प्री के दिए, सेक्शनल मेंस के दिए, उसके बाद जब एक हैबिट बन जाएगी ना मॉक टेस्ट देने की, उसके बाद दिन में पहले एक देना शुरू करो। हमने एक प्री का दे दिया, उसके बाद दो देना, एक सुबह दे दिया, एक शाम को दे दिया। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे एक बैठने की हैबिट बनेगी कि हाँ हमें बैठ के मॉक टेस्ट देना है। एंड सेकंड एक हैबिट बनेगी जो हमारी स्पीड होती है कि हमें स्पीड बनानी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, वो चीज़, और वही मैटर करेगी मेन एग्जाम्स में। सेकंड जो प्री है, प्री तो आपका हो जाएगा स्पीड से, प्री बहुत इजी है, प्री क्वालिफाइंग है ना, उसके मार्क्स कहीं जुड़े, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना है। तो आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वालिफाई कर पाए। देन जो मेंस है, मेंस में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए। तो जो वो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो हम, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता होता क्या क्वेश्चन आने वाला है, चाहे कोई कितना बड़े टीचर्स हैं, वो नहीं बता सकते कि आपको जाके और ये क्वेश्चन छोड़ना है। हाँ ये है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो छोड़ने के ही होते हैं, उनको टीचर्स बता रहे हैं, जैसे वो कोर्स ऑफ एक्शन वाले हैं, वो क्वेश्चन मुझे आज तक कभी समझ नहीं आए और मैंने वो कभी अटैम्प्ट किए भी नहीं, क्योंकि मैंने मॉक्स में जब भी वो अटैम्प्ट किए हमेशा मेरे गलत हुए, इसलिए मैं उनको छोड़ देती थी कि करने ही नहीं है। मैंने मेंस के पेपर में भी आई थिंक जो क्वेश्चन छोड़े हैं रीजनिंग में वो वही छोड़े हैं, अदरवाइज मैं मेंस में 40 आउट ऑफ 34 करके आई थी, बट दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो 31.25 मार्क्स आई थिंक, या 50। अदरवाइज जो मैटर कर रहा है आपके लिए वो यही कर रहा है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं मॉक्स से। तो सबसे पहले अगर आपको शुरू में बिल्कुल ही बिगनर है ना आप, तो जैसे आपने मान लो आज कोई टॉपिक पढ़ा, पजल का टॉपिक किया, तो मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट में आप पहले ये सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शन वाइज दीजिए और टॉपिक वाइज दीजिए, तीनों देंगे तो बेटर। अब मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, स्टार्टिंग ही की है, देन इतना तो है कि आपको 6 मंथ तो आपको लगेंगे, क्योंकि कुछ हो IBPS है, इतना इजी भी नहीं है, तो टाइम तो लेगा। तो सबसे पहले आपको एक स्टिक टू वन, पहले कोई भी एक मॉक टेस्ट लेना है, उसके सभी मॉक टेस्ट खत्म कर देना है। पेपर चाहे 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, बट पहले हमें मॉक टेस्ट लेना है और सारे उसके मॉक टेस्ट खत्म कर देने हैं जितने अवेलेबल हैं। जैसे प्री का मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, प्री का मॉक टेस्ट या मेंस के मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते, वो कब अवेलेबल होता है, जब आपका एग्जाम आने वाला होता है उससे 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, इस वो होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पिछले साल के मॉक टेस्ट देने, टेस्ट बुक है, मॉक टेस्ट जो है हमारे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले लीजिए, उसका पास होता है, ईयरली पास होता है। आपको लगता है कि ईयरली काफ़ी है तो ईयरली ले लीजिए, अदरवाइज 3 इयर्स का पास भी उसका इतना महंगा नहीं है, 3 इयर्स का पास ले लीजिए। उससे क्या है कि आपको काम हो जाएगा, आपके कोई छोटे बहन भाई या कोई फ्रेंड हो उनको काम आ जाएगा अगर आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, तो जो कि हम सब चाहते हैं कि हमारा एक ही फर्स्ट अटैम्प्ट में, इस एक ही अटैम्प्ट में हो जाए। तो जो टेक्स्ट बुक है उसका मॉक टेस्ट लेना, इस ईयर के हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, 2024 के, 23-22 तक के भी अवेलेबल होते हैं, पहले वो मॉक टेस्ट देने। तो उसमें क्या करना है, पहले हमें उसमें टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद सेक्शन वाइज देने हैं, और फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। एंड फिर मेंस के भी ऐसे ही शुरू करने हैं, टॉपिक वाइज दे के देखिए, उसके बाद सेक्शन वाइज दीजिए। जब आप मेंस के तो ये है कि आप जो फुल लेंथ है वो हम बाद में देख लेंगे, हमें पहले क्या करना है, हमें सिर्फ सेक्शन वाइज देना है, सिर्फ सेक्शन वाइज की वो रखिए। जब आपका ये हो जाए, प्री हो जाए, उसके बाद वेट मत कीजिए कि प्री का रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे। तो हमें क्या करना है, प्री के रिजल्ट के प्री देते ही हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि इतना करके आए हैं कि हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, फिर हम मेंस का मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट देने लगेंगे जो कि 2 आवर्स का होता है RRB में। देन तो पहले हमें टेक्स्ट बुक खत्म कर दिया, जब टेक्स्ट बुक खत्म हो जाए उसके बाद मेरी जो प्रेफरेंस है मैं अपनी बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक के बाद प्रैक्टिस मॉक,
प्रैक्टिस मॉक एक पहले टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा इजी कहते थे, बट अभी टेक्स्ट बुक का काफ़ी लेवल बढ़ा दिया है। तो जो मैटर कर रहा है वो आपकी परसेंटाइल मैटर करेगी वहाँ पे, जो आपकी रैंक होगी वो मैटर करेगी, ये नहीं कि आपके मार्क्स मैटर करें। हो सकता है कोई मॉक टेस्ट इजी हो सकता है कोई हार्ड हो, बट टेक्स्ट बुक का रियली लेवल अभी फ़िलहाल बहुत अप कर दिया है। पहले इजी था, इसलिए मेरी पहले प्रेफरेंस ये थी कि टेक्स्ट बुक देन प्रैक्टिस मॉक। पहले टेक्स्ट बुक के ख़त्म कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस मॉक से शुरू कीजिए। प्रैक्टिस मॉक में आपको सेक्शन वाइज भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज भी अवेलेबल है, एंड फुल लेंथ भी अवेलेबल है। तो उसमें भी पिछले ईयर के 2022 के 23 के वो ख़त्म कीजिए, एंड जब आपके 24 के अवेलेबल हो जाए तब वो शुरू करना है। जब आपका ये सारा ख़त्म हो जाए और फिर भी आपको लग रहा है कि अब भी टाइम है और अब भी और मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि हमें मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। एक बार कोई मॉक टेस्ट हो गया, मान लीजिए आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपने 20 मॉक टेस्ट दे दिए, अब आपके पास मॉक टेस्ट खत्म हो गए, देन दोबारा फर्स्ट दे दीजिए। री अटेम्प्ट का ऑप्शन होता है टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस बुक में नहीं होता, तो आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फिर टेक्स्ट बुक के दे दिए, प्रैक्टिस बुक के दे दिए। उसके बाद थर्ड मैंने लिया था स्मार्ट कीड़ा, टेस्ट जोन भी जिसे कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अप लेवल था, बट बेटर है। वो एक व्यू दे देता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर अगर आ गया, या जितना इजी लेवल हम समझ रहे हैं और उससे थोड़ा सा हार्ड पेपर आ गया, तो हम क्या करेंगे। तो हमारा माइंड सेट वहाँ सेट कर देता है, उसके बाद हम उसमें इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट कीड़ा बेस्ट है एट द एंड। पहले हमें प्रैक्टिस जो करनी है वो पहले अपने टेक्स्ट बुक से और देन प्रैक्टिस बुक से, उसके बाद हमें स्मार्ट कीड़ा पे जाना है जब हमारे पास टाइम बच गया तो। ओके, एंड जो हमारा मेन बैटल है वो हमारा मॉक टेस्ट में ख़त्म हो जाएगा रियली। जब आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, बैठने की हैबिट बन जाएगी, तो आपका जितना भी मेन बैटल है वो खत्म हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मेंस, जो हमारा करंट अफेयर आता है, जनरल अवेयरनेस, वो जनरल अवेयरनेस सिर्फ नाम होता है। जो मेन चीज़ है वो आपकी करंट अफेयर ही आती है, और वो कोई मैटर नहीं कर रही। लाइक लास्ट ईयर जो IBPS PO का एग्ज़ाम था, उसमें सिर्फ पिछले एक महीने की पूछ ली गई थी। आई थिंक 26 नवंबर का एग्ज़ाम था, एंड सिर्फ अक्टूबर की करंट अफेयर आई थी इसमें। क्लर्क का एग्ज़ाम था, उसमें आई थिंक 8 दिसंबर को था, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट इसी के आसपास था, एंड उसमें लास्ट मंथ की पूछ ली गई थी। तो इसमें यही है कि करंट अफेयर आप अपना जितना अप टू डेट रखें, एंड अप टू डे, जैसे लास्ट हर मंथ की तो आती है कि हम मंथ पढ़ लेंगे, या लास्ट में कि कैप्सूल्स आता है वो कैप्सूल पढ़ने, उनसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि करंट अफेयर जब इन्हें पूछना होगा ना, तो इतने डीपली पूछेंगे कि आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। जो कि मैं भी करंट अफेयर में अच्छी नहीं हूँ, इवन मेरे खुद 10 पॉइंट समथिंग मार्क्स है करंट अफेयर्स में, जो कि नाम जनरल अवेयरनेस रखा था, बट उसमें मेनली करंट अफेयर्स ही आते हैं। जनरल अवेयरनेस बहुत कम क्वेश्चन आता है, बैंकिंग की तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपकी करंट अफेयर है। एंड मैं अच्छी नहीं थी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना अप टू डेट रखें। फिलहाल जो मुझे बेस्ट चीज़ लग रही है करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप फॉलो करें तो स्मार्ट कीड़ा जो है उसमें टेस्ट ड्रिल होती है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। पहले क्या था कि वो वीकली डालते थे, कि वीक के 2 डाल दिए, जैसे लाइक JN का फर्स्ट वीक है, उसकी उन्होंने 2 PDF डाल दी, जिसके कि पहले आप PDF पढ़िए और फिर आप उसका टेस्ट दीजिए। 50 क्वेश्चन उसमें होते थे आई थिंक अप्रोक्सीमेट, तो एक वीक के आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही वो डालते थे हर मंथ की, बट फ्रॉम जैन 2024 इसी मंथ से उन्होंने शुरू किया है, पर डे की वो PDF डाल रहे हैं, एंड पर डे की ही वो टेस्ट ले रहे हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप खुद करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहले पढ़िए, मेन चीज़ ये है कि पहले उन्हीं की PDF से पढ़िए। नोट्स अगर आप बनाना चाहें उसके तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनकी फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि स्मार्ट कीड़ा में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिवाइज करना है तो आगे सीधा री अटेम्प्ट करके टेस्ट दे दीजिए दोबारा। दिस इज़ द बेस्ट चीज़ थिंग जो मेरे को लगी। तो आपको क्या करना है, टेस्ट
टेस्ट ड्रिल लेनी है, आई थिंक 280 की आती होगी, 280 और 300 अप्रोक्स ऐसी ही समथिंग है करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ स्मार्ट कीड़ा में। और इससे आपको अपना जो करंट अफेयर है वो अप टू डेट रखना है। डेली के करंट अफेयर पढ़िए, अप्रोक्स 30 मिनट लग जाएंगी, हाफ एन आवर आपको पर डे निकालना पड़ेगा। और फिर आपको जो टेस्ट है उसको दीजिए, अपने मार्क्स देखिए, अपनी गलतियाँ देखिए, एंड हर वीक दोबारा रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो करंट अफेयर्स आप भूल जाएंगे। ओके, एंड दिस इज कि अगर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आई नेवर लूज आइदर आई विन और लर्न, कि आप कभी भी कहते हैं ना कि वेस्ट हो गया, तो आपको कुछ भी पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। हमेशा ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि या तो आपके लिए बेस्ट है, आप जीतते हो, या आप सीखते हो। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड होगा, सेकंड नहीं हुआ थर्ड होगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक मेरा भी जो RRBP होगा था ये सेकंड अटेम्प्ट था। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, प्री भी आई थिंक मेरा 1 और 2 मार्क्स से रह गया था। बट इस बार जो है हमने पिछली बार से ज़्यादा मेहनत की थी, और पिछली बार का एक्सपीरियंस था, पिछली बार बिल्कुल बिगनर थे, और इस बार जब हमने शुरुआत की तो एक साल का एक्सपीरियंस था। इसलिए जो आपको करना है वो यही कि नेवर लूज होप, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप लोग भी जल्दी से सिलेक्ट हों